बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो लाइव विद जाना चकजई। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। आज हम अपने प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे DGISI की तकर्रुरी के हवाले से। उसके अलावा हम बात करेंगे ऐवान में इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी पर जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे भारतीय इंतहा पसंद हिंदू एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ मुतहरिक। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सियासी तज्ज़ियाकार जाना चकजई साहब। जी, आपका शुक्रिया शवाल और नाजरीन का भी कि वो हमारे इस शो को देखते हैं। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए, DGISI जिन्होंने आज अपना जो है ओहदा संभाला है, इसके जो है मुल्की मंजरनामे पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? आज नए DGISI जनरल नदीम अंजुम जिस तरह आपने कहा ओहदा संभाला है, ये पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है के लिए बहुत ही इसको करीब से देखा जा रहा है। ये डेवलपमेंट आपको मालूम है, पाकिस्तान की अपोजिशन ने मुख्तदर हलकों पे माजी करीब में इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्शन पे यानी मुदाखलत हुई है। इमरान खान साहब की सपोर्ट के लिए भी उन्हें अनड्यू फेवर दिए गए हैं। एक लंबी लिस्ट पाकिस्तान की तकरीबन 2 साल या 3 साल की हिस्ट्री में हमें मिलता है। जबकि दूसरी तरफ मुक़्तदर हलकों का कहना यह था कि इमरान खान एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सियासी हुकूमत हैं और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के कंटेक्स्ट में पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों ने उन्हें सपोर्ट करना है। बहरहाल ये हमारे सामने था कि जो आज अब नहीं रहे DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब पे अपोजिशन ने सीरियस इल्ज़ामात लगाए थे। उन पे कई हवालों से हुकूमत की अनड्यू सपोर्ट करने के लिए दबाव डालने, इलेक्शन में मुदाखलत करने, इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस को इन्फ्लुएंस करने के हवाले से जो इल्ज़ामात है उसकी एक तवील फहरिस्त हमारे सामने हुई है। लेकिन बहरहाल मुक़्तदर हलकों ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हालिया दिनों में बिलखसूस ये बार बार यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हलके न्यूट्रल हैं, वो मुदाखलत नहीं करेंगे और सियासी अपोजिशन को इवन प्लेइंग फील्ड है। आज की इस तब्दीली के बाद अपोजिशन बहुत बारीकी से ये तब्दीली जज करने की कोशिश करेगी कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हलके वाकई न्यूट्रल हैं, उन्होंने कोई मुदाखलत का प्लान उनका नहीं है। और अभी जो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो अपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए जो उनके बस में है वो क्यों करने जा रहे हैं या अभी तक कर रहे हैं, चाहे वो नैब हो, चाहे FIA हो, चाहे IB हो। इसी तरह पाकिस्तान के प्रीमियर एजेंसी पे भी इल्ज़ाम अपोजिशन का रहा है। तो अब आज की तब्दीली के बाद, नए DGISI के बाद शायद ये इल्ज़ामात अब ख़त्म हो जाएं और शायद ये मुदाखलत वाली बात अब जो है किस्सा माजी का एक इल्ज़ाम साबित हो। और इसी तरह अब पाकिस्तान के अपोजिशन को भी ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी पे इल्ज़ामात, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात, पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों पे इल्ज़ामात अब बंद होने चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने माज़ी करीब में इल्ज़ामात लगाए थे, अशख़ास का नाम लिया था, अब ये सिलसिला यूं ही ठहर जाना चाहिए। इमरान खान पे जितना भी आप तनकीद करें, वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक सियासी शख्सियत हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप एजेंसियों पे तनकीद करते हैं, जब आप ISI पे तनकीद करते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है डिफेंड करना। वो किसी टॉक शो में नहीं आ सकते, किसी फोरम पे नहीं जा सकते, लिहाजा एक सिलसिला शुरू हो जाता है उनको बदनाम करने का, मलाइन करने का। तो अब अपोजिशन को भी मैं समझता हूं कि अपनी सियासी जो स्ट्रेटजी है
कि इमरान को तनकीद के साथ साथ वो मुख्तलिफ हलकों पे भी तनकीद करते हैं, उन्हें उन पे भी इल्ज़ामात लगाते हैं। ये पॉलिसी में भी अब यानी उनको रिव्यू करना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए। तो बड़े सियासी मंजरनामे में आज की तकर्री के बाद, तकर्री या ओहदा संभालने के बाद, मैं समझता हूँ कि शायद जो तनकीद का एक तूफान था अपोजिशन की तरफ से वो अब ठहर जाएगा। अब खुद इमरान खान साहब को भी सोचना है कि किस तरीके से उन्होंने माजी करीब में पाकिस्तान की अहम इदारे ISI को नादानस्ता या दानस्ता इस पूरे सियासी खलफशार में ड्रैग करने की कोशिश की। फिर हमने जब देखा कि जिस तरीके से नए DG ISI की जो समरी है उसको लेट किया, उसमें रखने डाले, और इसी तरह एक महीने की ताखीर के बाद यानी आज के दिन की तक यानी ओहदा संभालने का डेट दिया। तो इससे भी एक तासुर पैदा हुआ कि इमरान खान साहब जो ISI के अभी DG ISI जो अभी चले गए जनरल फैज हमीद को अब शायद उनके जरिए पूरे इंस्टीट्यूशन को ड्रैग करना चाहते हैं इस पूरे सियासी एक छाछ माहौल सर में। आप क्या समझते हैं, सर आप क्या समझते हैं जो पिछले DG ISI के लिए जिस तरह से ऑपोजिशन ने मुश्किलात खड़ी की थी, इस तरह जो अब DG ISI है ये इजीली परफॉर्म कर सकेंगे? ऑपोजिशन का कोई प्रेशर तो नहीं होगा इनके ऊपर? देखिए, इमरान खान साहब पे है। इमरान खान साहब ने वाकई इस्टेब्लिशमेंट को हर तरीके से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। उन्होंने ISI को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, इस तरीके से पेंट किया कि जो प्रीमियर एजेंसी है वो इनके सियासी एम्बिशन को की तकमील के लिए उनके साथ मावनत कर रही है। ये तासुर जो है इमरान खान साहब ने कई हवालों से दिया, चाहे वो पब्लिक फोरम्स पे हों या प्राइवेट कन्वर्सेशंस में हों। ये तासुर जो है अब ख़त्म होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नए DG ISI जनरल नदीम अंजुम साहब के आने के बाद ये स्पेकुलेशंस, ये इल्ज़ामात और ये तासुर ख़त्म करने में बहुत ही मदद मिलेगी। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा कि बारहा आर्मी चीफ ने जब वो पार्लियामेंट गए थे उन्होंने कहा था कि फौज बिल्कुल अपने मामला पे फोकस है, उनका सियासत से कोई सरोकार नहीं है। जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है, चाहे अफगानिस्तान के हवाले से हो, इंडिया के हवाले से हो, इस रीजन के हवाले से हो, उनके हाथ भरे हुए हैं। और अपनी ब्रीफिंग में भी उन्होंने बारहा ये कोशिश की कि इमरान खान साहब के साथ उनका ताल्लुक जो है वो एक सरबरा हुकूमती एक एग्जीक्यूटिव बॉस और एक सबॉर्डिनेट का है। तो बहरहाल उन्होंने सियासी तौर पे कोशिश की कि जो सियासी परसेप्शन है अपोजिशन का और इमरान खान साहब की तरफ से उससे डिस्टेंस करे, और ये आज के बाद शायद ये डिस्टेंस जो है वो और रीइंफोर्स होगा और ये तासुर को मजीद तकवीत मिलेगी कि अपोजिशन के इल्ज़ामात अब नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल है और वो किसी भी लिहाज से सियासी फरीक नहीं बनेगी, चाहे वो इमरान खान की सपोर्ट के हवाले से हो या इमरान खान की मुखालफत के हवाले से हो या अपोजिशन की सपोर्ट के हवाले से हो। क्योंकि PTI के बाज़ हल्के कह रहे हैं कि हम या हमारी सपोर्ट करेगी मुक़्तदर हल्के या अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। तो ये तासुर भी नहीं होना चाहिए कि या तो वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे या अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। ये भी एक सियासत में फौज को अनड्यू ड्रैग करने की कोशिश है। बहरहाल आज की ये चेन ऑफ कमांड की तब्दीली मुल्की सियासत में परसेप्शन डोमेन में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो तमाम जो इल्ज़ामात और तासुरात बने हैं उनको के खात्मे में एक बहुत बड़ा रेडिकल स्टेप है। ठीक है, और साथ ही साथ सर हमारी बेस्ट विशेस न्यू DG ISI के साथ हैं। अब सर बात करेंगे हम ऐवान में जो 33 बिलों की मंजूरी हुई है, जिसमें से एक बिल जो था वो इलेक्शन तरमीमी बिल था, जिस पर काफी गर्मा गर्मी देखने में आई। हुकूमती अरकान की तादाद 221 बताने पर गिनती दोबारा करवाई गई। जब गिनती दोबारा हुई तो उसमें भी जो है काफी गर्मा गर्मी देखने में आई। ऐवान में गो नवाज गो न्याजी गो और साथ ही साथ इसके अलावा जो स्पीकर को रिहा करो के नारे भी देखने में आए। ऑपोजिशन का इस बिल के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इरादा है। सर अब ये जो है EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे ऑपोजिशन को क्या खतरा है, क्या डर है, उन्हें किस बात का डर है? अच्छा, पहली बात तो ये कि जो अहम बात थी वो ये कि हुकूमत के बारे में तासुर था कि उनके पास नंबर्स नहीं हैं
और तमाम तज्जियाकार ये कह रहे थे कि हुकूमत को शायद शिकस्त होगी, क्योंकि उन पे कोई दबाव है और अपोजिशन के जो सियासी इतिहाद है वो ज़्यादा रोबस्ट हो गया है। और अपोजिशन के बहुत से लोगों का ख्याल था कि इसमें नो कॉन्फिडेंस का खतरा पैदा हो जाएगा अगर इमरान खान साहब को यानी जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो नहीं मिले। इसके लिए पीटीआई हुकूमत ने पोस्टपोन किया था, अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया और बहुत ही ज़्यादा लॉबिंग की। इस पूरे लॉबिंग के बाद इमरान खान कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अब 16 जो नवंबर है उस पर फिर असेंबली पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और इन बिलों को रखा जाए। ये दो इंपॉर्टेंट बिल इसमें थे, बाकी भी थे, लेकिन ईवीएम का बिल यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का बिल जो आइंदा इलेक्शन में तजर्बा किया जाएगा वो एक इम्पॉर्टेंट संग-ए-मील था पीटीआई गवर्नमेंट के लिए और इमरान खान साहब खुद उनकी ज़ात के लिए भी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन था वो नैब में तरामीम का था। अब इमरान खान ये दोनों बिल पास कराने में कामयाब हो गए। अपोजिशन की जो स्ट्रेटजी थी वो नाकाम हो गई। सेनेट में भी उन्होंने उसको पास करने दिया, वहाँ पे भी उन्होंने कोई खातिर खा फाइट नहीं किया, हालांकि सेनेट में उनकी मेजॉरिटी है। इससे पता चलता है कि अपोजिशन जो है वो हाउस डिवाइडेड है, उनके दरमियान हिकमत अमली नहीं है। उन्हें मौका मिल गया था कि सेनेट में इनको इन बिलों को पास ना होने दें, वहाँ पे उन्होंने आसानी से पास होने दिया। अब आगे बढ़ते हैं। होना तो ये अच्छा चाहिए। जी जी सर। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहता चलूं कि ये दो बिल में अपोजिशन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, अपोजिशन समझती है कि इमरान खान ने धांधली के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन को इंट्रोड्यूस कराया है और इसके ज़रिए वो आइंदा इंतखाबी नताइज पे असरअंदाज होंगे, ताकि उनको अगर आवाम की तरफ से मैंडेट ना मिले तो मशीनों में टेम्पर करें। और मशीनों का दूसरी तरफ टेक्निकल मसला ये है कि जो कागज़ डाले जाते हैं उन पर इत्तेफाक राय नहीं होता, उन पर इख्तलाफ होता है। और आपने देखा आरटीएस सिस्टम जब पिछले इलेक्शन हुए आरटीएस सिस्टम कोलैप्स कर गया था, हालांकि वो भी एक मशीन की तरह यानी एक टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी के खतरात जो है वो सबके सामने होते हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो अपोजिशन का मानना ये है कि पाकिस्तान में अभी लोग टेक्नोलॉजी से इतने बलद नहीं है, उनका इतना यानी उनकी एजुकेशन नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी के जरिए वोट डालें। और ख़ुद इलेक्शन कमीशन के सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि आपने कानून तो पास कर लिया, लेकिन अब ये हमारा काम है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं, या कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत टाइम लगेगा। तो अब एक कानूनी इसके खिलाफ जो है वो जंग शुरू होगी। बिलावल भुट्टो साहब अपोजिशन लीडर या पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट भी जाऊंगा और उसको हायर कोर्ट्स में भी चैलेंज करूंगा। इसी तरह नवाज शरीफ साहब की पीएमएलएन को भी सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्हें लग रहा है कि इमरान खान साहब एक और धांधली के जरिए हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, इंतखाबात को रिग करेंगे। तो एक ईवीएम जो है वो एक सीरियस कंट्रोवर्शियल बिल था जो पास हो गया और अपोजिशन उसके सामने कुछ ना कर सकी, उनके नंबर्स पूरे नहीं हुए, 16 उनके अपने लोग गैर हाजिर हो गए, जिससे अपोजिशन की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। और अब देखना ये कि किस तरीके से पीटीआई इससे फायदा उठाएगी। और अपोजिशन के कई हद तक खदशात दुरुस्त हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, आवाम को इसकी तालीम और इसका एक्सेस जल्दी से इलेक्शन से पहले नहीं दिया जा सकता। और इलेक्शन कमीशन की तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन है, लिहाजा आम लोगों को अपोजिशन बिलखसूस को नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब इन मशीनों के जरिए धांधली के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। लेकिन ये अगर वाकई इस तरह के खदशात साबित हो गए कि ये धांधली का एक जरिया है, तो बिल्कुल इसके बहुत ही नेगेटिव असरात मुरतब होंगे। इसी तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक है, उस पर भी इख्तलाफ है कि उन्हें जो है डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट देने का हक दिया जाए। वो पीटीआई को फायदा है और अपोजिशन समझती है कि तकरीबन कोई 30 से ज्यादा ऐसे हल्के हैं जिसपे इनके वोट डालने का जो पैटर्न है वो मुतासिर होगा। तो ईवीएम पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कंट्रोवर्शियल कानून है और इसमें जो अपोजिशन। लेकिन अगर देखा जाए तो ईवीएम के थ्रू जो है चेक एंड बैलेंस भी तो अच्छा रखा जा सकता है। देखिए, ईवीएम का तजर्बा जहां भी हुआ है, हत्ता कि अमेरिका में भी हुआ है, वहां पे भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, वहां पे कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका, हालांकि ट्रेडिशन बहुत मजबूत है। इंडिया के कई स्टेट्स में हजारों पिटिशंस और शिकायतें हुई कि वहां पे भी ये ईवीएम की टेक्नोलॉजी पे भरोसा 100% नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आसानी से हर इलेक्शन को रिग किया के इल्ज़ाम लगते आए हैं, हर इलेक्शन
के बारे में तकरीबन अपोजिशन जब लूज करती है तो वो इल्जाम लगाती है। अब इस नए तजर्बे ने एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, लिहाजा इलेक्शन की लिजिटमेसी पे असर जो है वो एक कल्चर का हिस्सा बन गया है। इसलिए खुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी चाहे आरटीएस हो, चाहे ये टेक्नोलॉजी हो, इसमें फेलियर के इम्कान हैं, इसमें कंट्रोवर्सी के इम्कान हैं, इसमें अपोजिशन समझती है कि दांधी के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी वो कंट्रोवर्शियल होगी। सर, अब दोनों बिल जिसपे कि अपोजिशन ने बहुत एतराजात उठाए थे माजी में, वो मंजूर हो चुके हैं, तो अब आप क्या समझते हैं अपोजिशन का एहतजाज क्या हैसियत रखता है? देखिए, अपोजिशन के पास एक मौका था कि वो असेंबली में भरपूर अपनी यूनिटी का इत्तेहाद करते, वहाँ पे इन बिलों को यानी मंजूर ना होने देती। उनकी सेनेट में इलेक्शन है, लेकिन हैरान कुन बात यह कि सेनेट का चेयरमैन अभी तक बैठा हुआ है। पंजाब में इनकी मेजोरिटी है, लेकिन हैरान कुन बात है पंजाब में भी अभी तक नो कॉन्फिडेंस मूव इन्होंने नहीं किया है। ऐसे वक्त में जब ये समझते हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं और अपोजिशन को जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ सियासी तब्दीली, वहाँ पे भी उनको सियासी हुकूमत यानी सियासी तब्दीली लाने का मौका मिल गया है। सेनेट का चेयरमैन पीटीआई का है, पंजाब में गवर्नमेंट पीटीआई की है, लेकिन असल में अपोजिशन कमजोर है, उनके दरमियान इत्तेफाक राय नहीं है, वो एक दूसरे के यानी कंधे को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, और एक दूसरे पे शक है कि शायद वो चोर दरवाजे से इक़्तिदार के कुर्सी पे विराजमान हो जाए। तो अपोजिशन की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अपोजिशन इस वक्त बिल्कुल एक 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 पैरालिसिस का शिकार है। बयानात के हद तक तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे पर इनका ट्रस्ट नहीं है, कोई एहतजाज नहीं कर सकते। इस वक्त बदतरीन यानी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी अपोजिशन इससे फ़ायदा नहीं उठा सकती या नहीं उठा पा रही, और एक इतिहाद का मैसेज नहीं दे सकती। असल में अपोजिशन का काम आवाम के मसाइल नहीं है, इक़्तिदार के मसाइल है, लेकिन इक़्तिदार के मसाइल ये कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में पहले यानी इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे, ये वो इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि पीटीआई के मुकाबले में अपोजिशन बहुत कमज़ोर है। हालांकि पीटीआई की गवर्नमेंट चंद नंबर्स की मार है, उसके इत्तेहादी भी उनसे नाखुश हैं, और 5-10 मेंबर्स अगर इस तरफ हो जाएं या उस तरफ हो जाएं तो ये गवर्नमेंट गिर सकती है, और इमरान खान साहब के लिए सियासी मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है। लेकिन अपोजिशन की कोई हिकमत अमली नहीं है माँ सिवा इस्टेब्लिशमेंट पे या मुख्तदर हल्कों पे संगीन इल्जाम लगाने के। ठीक है सर, इस पे एक और अहम सवाल है मगर वो मैं आपसे करूंगी आफ्टर ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं व्यूअर्स, देखते रहिए लाइव विद जाना चकज़ई ओनली ऑन स्टार न्यूज़। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल का जिक्र किया था। वो सवाल ये है कि एक हफ्ते पहले तक जो हुकूमत के अपने अरकान और इत्तेहादी काफी नाराज थे इस बिल को लेके, तो खान साहब ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई कि जो है सब कुछ हुकूमत के हक में हो गया? देखिए, हुकूमत के पास बहरहाल कार्ड होते हैं और वो लास्ट मिनट में कार्ड शो करती है। अपोजिशन को इन्होंने बेतहाशा ब्राइब किया, अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म किए, उनको जो भी चाहिए था वो उनको दे दिया। अब अपोजिशन की मैं बात नहीं कर रहा, उनकी इत्तेहादियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो काफ जी लीग और एमटीएम के डिमांड्स थे वो पूरे किए, और अंडर द टेबल जो उनके एमएनएज थे उनके तमाम मुतालबात माने गए। इमरान खान साहब रात की तारीकी में एमएनएज को बुला के उनसे पूछते कि आपके क्या मसाइल है, कौन से तरक्याती प्रोजेक्ट्स चाहिए, कौन से जॉब्स चाहिए, वो तमाम उनके ग्रीवेंसेस जो है वो एड्रेस हो गए। इसी तरह जो इनके इत्तेहादी है वो खुश हो गए रातों रात। और फिर आपने देखा कि ये जो इक़्तिदार है ये एक ऐसी जालिम चीज़ है कि जब आपके पास तमाम पावर्स हों तो आप डोल आउट करते हैं आखिर में और मतलूबा नंबर्स आपको मिल जाते हैं। तो इमरान खान की भी स्ट्रेटजी यही थी कि उन्होंने अपने लोगों को भी खुश किया और अपनी इत्तेहादियों को भी खुश किया, जिसकी वजह से उनके नंबर्स पूरे हो गए। एक ये दूसरी बात ये कि जो अपोजिशन है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनको अब भी जो है मुक़्तदर हल्कों की हिमायत हासिल है, लेकिन इसके कोई खातिर-ख्वाह सबूत हमें नहीं मिले। बहरहाल मुक़्तदर हल्के जो है वो न्यूट्रल हैं और उन्हें बारहा इसका अंदिया दिया है और रिइंफोर्स किया है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट में होते हुए प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत से ऐसे कार्ड होते हैं जो लास्ट मिनट में वो यानी कार्रवाई डालते हैं और शो करते हैं, जिससे उन्हें ये मतलूबा नंबर्स पूरे हो गए। लेकिन बहरहाल अपोजिशन जो है वो एक हाउस डिवाइडेड है, जिसका फायदा भी पीटीआई को हुआ, इमरान खान साहब को हुआ।
ठीक है सर, अब बात करेंगे भारत के हवाले से। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से एक इंतहाई घटिया किस्म का कदम देखने में आया। सर, उन्होंने ना सिर्फ नमाज जुम्मा पर पाबंदी आयद की, बल्कि जहां नमाज पढ़ी जा रही थी उन्होंने वहां पे जाके गोबर फेंके कि वहां पे नमाज जुम्मा की अदायगी ना की जाए। सर, इंडियन एंकर्स जो हैं उन्हें तो पाकिस्तान में छींक भी आ जाए उन्हें तकलीफ होती है, तो क्या उन्हें अपनी नाक के नीचे नजर नहीं आ रहा कि मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं? और साथ ही साथ हम अगर अपने पाकिस्तान की बात की हम अपने पाकिस्तान की बात की करें तो यहाँ पे जो हमारे जो हिंदू भाई हैं या फिर हमारे और मजहब के भाई हैं उनका तो हम इतना ख्याल रखते हैं। उनके लिए ना सिर्फ हम लोग जो है आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक रखते हैं, बल्कि उनको उनके हिसाब से जो है हम उनके तरीके से इबादत करने की भी इजाजत देते हैं, हम तंग नहीं करते। तो सर, अब इसको क्या कह रहे हैं, ये जो मोदी सरकार को जो इस्लाम फोबिया हुआ है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि जो पाकिस्तान को बनाने वाले हमारे फोर फादर्स थे, जिस तरह कायद आज़म ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि यहाँ पे मुसलमान उनको इनकी ज़िंदगी अजरन बना दी जाएगी, वो सारी बातें आज साबित हो गई है। एक हिंदू फंडामेंटलिज्म जो है वो हिंदुस्तान को अब यानी पूरा काबू किया हुआ है। सियासी पार्टी उसी फंडामेंटलिस्ट माइंडसेट की पैदावार होती है। अब जो सेक्युलर कांग्रेस है वो भी उसी तरह हिंदुआता जो आइडियोलॉजी है, जिसका मतलब है हिंदुइज्म, इसका मतलब है कि हिंदू वैल्यूज को जो है सब पे इम्पोज किया जाए और माइनॉरिटीज को भी कन्वर्ट किया जाए, वो फंडामेंटल जो फिलॉसफी है वो न सिर्फ बीजेपी ने यानी प्रमोट किया है, बल्कि इस प्रमोशन के नतीजे में कांग्रेस और सेक्युलर पार्टियों को भी मजबूरन ये अब अडॉप्ट करना पड़ रहा है। इसलिए हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज है उनकी जिंदगी यानी एक मुश्किल की सूरत हाल से वो यानी गुजर रहे हैं। इस वक्त मुसलमान बिलखसूस उनको कोई मजहबी आज़ादी नहीं है। जिस तरीके से उन्हें लिंच किया जाता है, जो मॉब्स है उन पे हमले करते हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, उनकी नमाजें यानी मस्जिदें महफूज नहीं है, उनकी जुम्मे की जो जो नमाज अदा करने की जगह है वो महफूज नहीं है। इसी तरह कश्मीर से लेके आसाम तक जहाँ भी मुसलमान है उनकी ज़िंदगी बहुत एक मुश्किल में है। इसी तरह दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं, अब सिख की बात कर रहा हूँ, सिख जो है वो भी इसी तरह रो रहे हैं। उनके खिलाफ न सिर्फ माशी एतबार से पाबंदियाँ और मसाइल खड़े हो रहे हैं, इसी तरह उनके मज़हब को भी यानी इस तरह देखा जा रहा है कि वो इक्वल ना हो। तो इंडिया में बिलखसूस माइनॉरिटी जो मुसलमान हैं, चाहे वो कश्मीर में हैं चाहे वो दूसरे इलाकों में हैं, उनकी मजहबी आज़ादी ख़त्म हो गई, उनके हकूक़ जो है वो अब इक्वलिटी नहीं रही। हिंदुस्तान में इक्वलिटी सिर्फ हिंदुओं के लिए है और बाकी लोगों के लिए सेकंड सर, उन्हें क्लास थर्ड इस्लाम क्लास फोबिया सिटीजन। है? मोदी सरकार को क्या इस्लाम फोबिया है? देखिए, इस्लाम फोबिया से बहुत ज़्यादा एक फाशिस्ट रजीम बन गया है मजहबी एतबार से। फाशिज्म ये है कि हम सुपेरियर है, हमारा मज़हब सुपेरियर है, हम हमारी रिवायात सुपेरियर है। जो भी बाकी माइनॉरिटीज़ हैं या लोग हैं उन्हें हमारे रिवायात जो को कबूल करना पड़ेगा, मज़हब को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी है हिंदुआता। जिस तरह नाजी जर्मनी में हुआ था, वहाँ पे भी आर्यन नस्ल परस्ती जो है वो मुसलत की गई थी। तमाम लोगों पे, जिसमें ज्यूज भी शामिल थे, उनको कहा गया कि आप प्योर नस्ल के नहीं हो और जो आर्यन नस्ल है वो सुप्रीम है। यहाँ पे भी हिंदुइज्म जो हिंदू यानी हिंदुआता आइडियोलॉजी है वो ये कह रहे हैं कि चूंकि हम मेजॉरिटी हैं तो बाकी मज़ाहब माइनॉरिटीज़ बाकी उनके वैल्यूज़ वो कन्वर्ट हों मेजॉरिटी में। तो एक कम्युनलिज्म का जो एक सियासी तस्वुर था वो फाशिज्म में बदल गया है। इसलिए बाकी तमाम जो सेकुलर चेहरा था हिंदुस्तान का वो एक फंडामेंटलिस्ट चेहरे में कन्वर्ट हो गया है। और अब हम और ऐसे वाक़यात देखेंगे जहाँ पे मुसलमानों को लिंच किया जाएगा, जहाँ पे उनकी मजहबी इबादतगाहों को कब्जा किया जाएगा, जहाँ पे उनकी असमतें लूटी जाएंगी। ये वो दौर आएगा जब हमने पाकिस्तान बनते हुए देखा था या हमारे आबा अजदाद ने देखा था, जिसमें लोगों को किस तरीके से बेदर्दी से उनका कत्लेआम किया गया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपका मजहब क्या है, इस बुनियाद पे कि आप हिंदू नहीं हैं, इस मजहब पे कि आप हिंदू। सर, तो क्या ये इंडिया की मीडिया को नजर नहीं आता है? बिकॉज यहाँ पे अगर हमारे किसी हिंदू भाई के साथ या फिर किसी क्रिश्चियन भाई के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो बाहर वाले बाद में सबसे पहले हम आवाज उठाते हैं। तो क्या इंडिया की मीडिया को नजर नहीं आता या ये बिक चुके हैं? देखिए, हिंदुस्तान की मीडिया जो है वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट और उनकी जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उनकी एक दमचल्ला किरदार अदा करती है। वो जो आइडियोलॉजी है उनकी मेन स्ट्रीम उसी आइडियोलॉजी का प्रचार करेगी, वही प्रोपेगेंडा और बयानिया और नैरेटिव सेट करेगी। उनसे फेयर कमेंट्स की, फेयर
प्ले की, उनसे जो है एक बैलेंस व्यू की तवक्को जो है मैं नहीं समझता कि हमें करनी चाहिए। और जब हमारे लोग शिकायत करते हैं, जर्नलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। जर्नलिज्म का मतलब है जो ख़ास तबका है हिंदुस्तान में, उस तबके के मफादात, वैल्यूज़, अक़दार, उनकी आइडियालॉजी, उनकी एक्सट्रीमिज़म और रेडिकलाइजेशन, उनको बाकी आवाम में आवाम पर इम्पोज करना, उन्हें प्रमोट करना, ये एक एजेंडा है वहाँ पे। जब जहाँ पाकिस्तान की बात आ जाती है तो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की बात मानी जाती है। जहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों की बात आ जाती है तो हिंदुआता आइडियालॉजी जो फाशिज्म है, वो आइडियालॉजी को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो वाक़यात होते हैं उसको एक नॉर्मल तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए, ना कि हक़ाइक़ दिए जाएँ कि किस तरीके से सिर्फ मजहब की बुनियाद पे, धर्म की बुनियाद पे टारगेट किया जाता है लोगों को। और हुकूमत इदारे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया उस फाशिज्म आइडियालॉजी को प्रमोट करती है, और जो बाकी लोग हैं जो विक्टिम्स हैं, उसको विक्टिम के तौर पे हाईलाइट नहीं करते। तो मीडिया का किरदार हिंदुस्तान में उस स्मॉल माइनॉरिटी को जो व्यू है, यानी सॉरी जो इलीट व्यू है माइनॉरिटी के खिलाफ, वो उसको आम आदमी के जहनों तक पहुंचाना है, ताकि झूठ प्रोपेगेंडा जो है वो एक सच साबित हो। इसलिए मीडिया कभी भी वहां पे फ्री जर्नलिज्म नहीं रहा। बिल्कुल सही सर। वहाँ जो मीडिया है वो ये भी कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो वहाँ पे अगर डेमोक्रेसी का इतना ज्यादा ये लोग नारा लगाते हैं, तो अभी इंडिया के एक इंडियन ने जो है वॉशिंगटन में अपने शो में इंडिया के खिलाफ एक नज़म पढ़ी थी, जिसमें कि उनका ना सिर्फ जीना हराम कर दिया गया बल्कि उनको काफी तनकीद का भी निशाना बनाया। देखिए, जमहूरियत नाम अगर इलेक्शन है तो इलेक्शन होते हैं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो कत्लेआम है जो पिछले 50 साल में कश्मीर में हो रहा है वो बंद हुआ है। जहाँ पे आसाम नॉर्थ ईस्ट में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ जो स्टेट रिप्रेशन है वो बंद हुआ है। जो नॉर्थ में जो सिख कम्युनिटी है उनके खिलाफ जो ज़्यादतियाँ पिछले कई दहाइयों से होती आ रही हैं, वो सब के सामने है। लिहाजा ये कहना कि जमहूरियत है, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, वहाँ पे हिंदू कम्युनलिज्म का जो एक तस्वुर था वो फाशिज्म में बदल चुका है। वो बरमला कहते हैं कि आइन सबको इक्वलिटी नहीं देता, फ्यू पीपल, सम पीपल आर इक्वल मोर देन अदर्स। लिहाजा जो हिंदू नहीं है, जो जिसका धर्म, जिसका मजहब, जिसके रिवायात मेजॉरिटी से बिलोंग नहीं करते, उसके लिए इक्वलिटी नहीं है। वैसे भी वहाँ पे कास्ट सिस्टम तो पहले भी मौजूद था, लेकिन अब जो मजहब की बुनियाद पे जो सेग्रीगेशन हो चुकी है, ये हमारे सामने एक भयानक शक्ल में है। वहाँ पे तकरीबन यानी 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ जो रवैया किया जाता है वो जमहूरी नहीं है, वो डेमोक्रेसी का शाखसाना नहीं है। डेमोक्रेसी में नंबर काउंट होते हैं, नंबर में जो हिंदू मेजॉरिटी है उनके नंबर ज्यादा है, पार्लियामेंट में जो आएगा उसी की आइडियोलॉजी प्रमोट होगी। लिहाजा लोकसभा में जो हिंदुइज्म और फाशिज्म का जो प्रचार किया जाता है वो मेजॉरिटी की बुनियाद पर किया जाता है, तो मेजॉरिटी बेसिकली फाशिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। लिहाजा ये जमहूरियत के नाम पे एक ढकोसला सिस्टम है, जिससे माइनॉरिटीज, लो कास्ट और इसी तरह जो आपके सिख मजहब के लोग हैं वो मुतासर हो रहे हैं। लिहाजा ये मगरब में तो उसकी पजीराई हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ये इसको यानी प्लूटोक्रेसी कहते हैं। प्लूटोक्रेसी का मतलब है वो एलीट जो जमहूरियत के नाम पे लोगों पे, माइनॉरिटीज पे, उन पे अपना जो व्यू पॉइंट है वो मुसलत करते हैं ज़बरदस्ती। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह के अभी जो है इसमें ये भी देखने में आया कि वहाँ की जो सिख बरादरी थी उन्होंने मुसलमानों को ना सिर्फ जो है अपने गुरुद्वारे में रहने की बल्कि नमाज पढ़ने की भी इजाज़त दी है कि वो नमाज जुम्मा वहाँ पे अदा कर सकते हैं। इस पे जो है हम जो हमारे सिख भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है हम उनको इस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। सर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सिख कम्युनिटी के साथ तो वैसे भी मुसलमानों का बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है, और पाकिस्तान का भी बहुत अच्छा ताल्लुक है। आपको मालूम है करतारपुर का जो कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ने बनाया था इसीलिए कि पाकिस्तान में जो मजहबी उनकी जगह हैं, इबादतगाह हैं, उनके लिए सिख कम्युनिटी के लोग आ सकें। लेकिन हिंदुस्तान ने फिर उसके सामने रोड़े कड़े कर दिए और 1.5 साल से वो यानी किसी को इजाज़त नहीं दी कि वो आ सके और यहाँ पे इबादतें कर सकें, अपने मजहबी जो
जगहें हैं, जो मुक़द्दस मकामात हैं सिख कम्युनिटी के, उनको विज़िट कर सकें। लिहाजा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हिंदुस्तान की रियासत का है, चूँकि वो हिंदू नहीं है, चूँकि वो फाशिज़्म पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं है, इसलिए उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लिहाजा वो समझते हैं कि अगर मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं और किस तरीके से इन्हें भी इसी बुनियाद पे टारगेट किया जाता है कि वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं है, वो उसको नहीं मानते। इसलिए सिख कम्युनिटी की हमदर्दियां मुसलमानों के साथ हैं हिंदुस्तान में। ठीक है। अच्छा सर, भारत की इंतहा पसंदी का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर के वो पाकिस्तान से मैच हार जाते हैं तो वहां पे रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। देखिए, ये बदकिस्मती है कि आज भी वहाँ पे मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं बन सके, कश्मीरी हिंदुस्तानी नहीं बन सके और आइंदा 1000 साल में भी लेकिन नहीं सर वहां बनेंगे। के मुसलमान इसका अपने आप को पक्का हिंदुस्तानी मानते हैं। देखिए, अगर उनके चंद ग्रुप जो मराहत याफ्ता लोग हैं उनकी बात आप कर लें तो वो तो उनको तो मराहत मिलती हैं, वो तो एक वो लोग हैं जो हुकूमत की हिमा पे एक नैरेटिव देते हैं और मुसलमानों के नुमाइंदे होने का तासुर देते हैं। लेकिन जो आम कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ जो सलूक होता है वो सोशल मीडिया का दौर है, कोई छुपा नहीं सकता। जिस तरीके से उनकी लिंचिंग होती है, जिस तरीके से उनको इबादतगाहों को ख़तरा है, सबके सामने है। बाबरी मस्जिद कोई माजी यानी कोई बईद की बात नहीं, अभी वाक़या हुआ है। इसी तरह कश्मीर के साथ जो हो रहा है, बाकी जो सिख के साथ हुआ है, तो खुद हिंदुस्तान में कोई ऐसा यानी कोहीजन नहीं है, इंटरनल कोहीजन नहीं है और शायद 1000 साल में भी ये ना बने, क्योंकि वहाँ पे एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी एक रियलिटी बन चुकी है पिछले 20 सालों से और ये और भी अपने भयानक शक्लें दिखाएंगी और हमें जर्मनी की नाजी आइडियोलॉजी की तरह और इसके खतरनाक अशकाल में यानी हमारे सामने उभर के आएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुसलमान वहाँ पे कभी भी अच्छे हिंदुस्तानी नहीं बन सकते, वहाँ पे कश्मीरी अच्छे हिंदुस्तानी नहीं बन सकते, वहाँ पे सिख अच्छे हिंदुस्तानी नहीं बन सकते, वहाँ पे आसामीज अच्छे हिंदुस्तानी नहीं बन सके, वहाँ के क्रिश्चियंस अच्छे हिंदुस्तानी नहीं बन सके। अगर कोई अच्छा हिंदुस्तानी बन सकता है तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का पैरोकार होगा, जो एक एक्सट्रीम माइंडसेट का हामिल होगा। इस तरीके से बाकी लोग माइनस होंगे। मैं समझता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान में इतने माइनॉरिटीज के इश्यूज हैं वो कभी हल हो सकते हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ठीक है। अब सर बात करेंगे हॉलैंड के सफीर के दौरे अफगानिस्तान के हवाले से, कैसे देखते हैं सर आप इस दौरे को? देखिए, अफगानिस्तान में हॉलैंड के सफ़ीर अभी आए हैं, इसी तरह बाकी ममालिक के सफ़ीर भी विज़िट कर रहे हैं। रीजन के तो वैसे भी वहाँ पे हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान के एम्बेसडर्स वहाँ पे मिलते हैं तालिबान के साथ। इस वक्त अफगानिस्तान का इशू दो है, एक ह्यूमैनिटेरियन, आइंदा 2 साल में 3 साल में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है और खदशा है कि खुदा न खास्ता लोग उसे बहुत ही नेगेटिवली मुतासिर हों, तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस हवाले से तशवीश है। लेकिन फिर एक जियो पोलिटिकल चैलेंज भी है कि वेस्ट चूंकि शिकस्त खा चुका है अफगानिस्तान में, तालिबान ने मिलिटरीली उनको शिकस्त दी है, तो तालिबान को रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है और हीले बहानों से लोगों को इनडायरेक्टली यानी सजा देने की पे तुले हुए हैं। हालांकि अफगानिस्तान का हक था कि जो भी डॉलर्स अमेरिका ने विथहिल्ड किए वो देते, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को जारी थी वो कंटिन्यू करते, लेकिन सियासी जियो पोलिटिकल मलहूजात की वजह से मगरब का जो डबल स्टैंडर्ड है वो हमारे सामने है। यानी यही गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी, फौज खड़ी की थी, पिछले 20 साल में वहाँ पे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए थे, लेकिन 4-6 दिनों में ये पूरा सिस्टम उनका कोलैप्स हो गया। इसका मतलब है उन्होंने एक मसनूई तब्दीली इम्पोज करने की कोशिश की, एक रियलिटी बनाने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल अफगान आवाम ने उसे तस्लीम नहीं किया और हमने देखा कि 10 दिन में ये पूरा निज़ाम चौपट हो गया। अब उसकी सजा तालिबान को ये दे रहे हैं, हालांकि तालिबान को ये लाए हैं, तालिबान के साथ दोहा माहिदा इन्होंने किया है और इन्होंने तालिबान से बैगिंग की कि हम वापस जा रहे हैं, हमें कुछ ना क्या कहा जाए। इन्होंने तालिबान से बैगिंग की कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। तो तालिबान पे अब जो भी इनके तराजात हैं वो जियो पोलिटिकल हैं, उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पिछले तजर्बे जो हमने देखे हैं ये नहीं हो सकता कि एक फौज जिस पे आप 5 से 6 अरब डॉलर हर साल पिछले 20 साल में खर्च करते आ रहे हैं, वो 2 दिन यानी रेजिस्टेंस नहीं कर सकी। इसका मतलब है कि वो फौज का जो पूरा निज़ाम था वो झूठ मबनी था या वाकई अफगानिस्तान के अवाम तालिबान के साथ थे और इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं है। लिहाजा सियासी तौर पर वो मसाइल हल ना कर सके और तालिबान ने फौजी मैदान में उन्हें शिकस्त दी। एक वियतनाम था और एक दूसरा अफगानिस्तान है, इसका बदला वो अफगान अवाम से लेने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे जान अचकज़ई साहब। प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा इस हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और प्रोग्राम को मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं इस हवाले से भी हमें ज़रूर बताते रहिएगा। जाते जाते शेर एक जो है वो मैं इंडियन जो है मीडिया की नज़र करती चलूँगी, और साथ ही साथ हिंदुस्तान की नज़र करती चलूँगी कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। जान अचकज़ई और दुरेश शहवार को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।